इनहेरिटेंस का चैप्टर है, शुरू करने जा रहे हैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि इनहेरिटेंस क्या है, हाउ इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या है, किसे कहते हैं? विरासत। व्हाट इज इनहेरिटेंस? हाँ जी, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स, खसूसियात का मुंतकिल होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन में जो है ट्रांसफ़र होना करेक्टर्स का, इसे आप कहते हैं इनहेरिटेंस, विरासत। इनहेरिटेंस की जो स्टडी है, जो आप इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं, कौन सी ब्रांच है वो बायो की? जेनेटिक्स। Genetics, the branch of biology which deals with the study of inheritance. Inheritance और study of genes. Genes क्या है जी? Study of inheritance, study of genes. Inheritance क्या है? अभी हमने inheritance के बारे में बात कर ली. Transmission of characters. Transmission of characters from parents to offspring. यानी कि वालिदैन से जो है वो औलाद में खसूसियात की जो मुंतकिली है उसे आप कहते हैं इनहेरिटेंस, विरासत। इनहेरिटेंस किस वजह से होती है? जीन्स। जीन्स क्या है? जीन्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। और कौन से फ्रेगमेंट्स? जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, किसी खास प्रोटीन के लिए जिस टुकड़े के ऊपर इंफॉर्मेशन होगी डीएनए के, जिस टुकड़े पे, उसे आप क्या कह देंगे? जीन। फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन, they are called genes. अब DNA क्या है? What is DNA? DNA is hereditary material, या आप इसे कह सकते हैं genetic material. DNA का मतलब क्या है? DNA stands for DNA, stands for deoxyribonucleic acid. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका ये नाम क्यों रखा गया है? इस मॉलिक्यूल का, ये बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है, डीएनए जो है, इसका ये नाम क्यों रखा गया? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिड क्योंकि इसमें एसिड के कैरेक्टर है, एसिडिक है नेचर में, इसलिए ये एसिड है। न्यूक्लिक, ये न्यूक्लियस से निकला लफ्ज, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसलिए ये न्यूक्लिक एसिड है। और डीऑक्सीराइबो का मतलब क्या है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इसलिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोल करता है, इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है, यानी कि इनहेरिटेंस कंट्रोल होती है ना जीन्स से, और जीन्स क्या है? डीएनए के टुकड़े, यानी कि इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए ही है जो इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है जी। तो डीएनए को देखते हैं कि व्हाट इज डीएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है आप पढ़ चुके हैं 8th क्लास में, थोड़ा सा जनरल अकाउंट जो है पढ़ चुके हैं डीएनए के स्ट्रक्चर का 8th क्लास में, वाटसन क्रिक मॉडल। साथ लगा दें। डीएनए का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वाटसन क्रिक मॉडल, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, दो साइंसदान थे, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने 1953 में एक मॉडल पेश किया था कि डीएनए जो है मॉलिक्यूल किस तरह का होता है। अकॉर्डिंग टू देम डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह का होता है, कुछ ऐसा, ठीक है जी। हेलिकल स्ट्रक्चर है, स्पाइरल, इसमें आपको दो जो है वो स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं जो एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए हैं। हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, कोशिश करते हैं छोटी सी। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रैंड और ये इसके ऊपर जो है वो दूसरा स्ट्रैंड, यानी कि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है,
पहली बात हो गई वाटसन क्रिक मॉडल की, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये किस चीज के स्ट्रैंड हैं? हर एक स्ट्रैंड जो है इनमें से ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है? पॉली मीन्स मैनी और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक यूनिट कह रहे हैं डीएनए का, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का यूनिट। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? कभी पढ़ा है आपने न्यूक्लियोटाइड के बारे में? यस। कहाँ? 8 क्लास में। नहीं, 9th में आपने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड, आपने 9th में पढ़ा है। एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड। तो उस तरह का एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और ये दूसरी, दोनों जब बन जाती हैं तो क्या होता है? वो एक दूसरे के गिर्द जो है वो लिपट जाती हैं हेलिकल स्ट्रक्चर की सूरत में, ठीक है जी, हेलिकल शेप बना देती हैं। अब डीएनए की जो बैकबोन है, ये जो स्ट्रैंड्स की जो बैकबोन, ये किस चीज से बनी होती है? फॉस्फेट शुगर। फॉस्फेट शुगर। फॉस्फेट शुगर की जो है वो बैकबोन बनी हुई होती है किस तरह से कि फॉस्फेट लगा है, उसके बाद शुगर होगी, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर। दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं उनकी बैकबोन इसी तरह से होगी, ठीक है जी। अब जहाँ पे शुगर है उसके साथ क्या होगा? अंदर की तरफ इस शुगर के साथ यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजिनस बेस लगी हुई होगी, ठीक है। अगर आप यानी कि इस डीएनए की मॉलिक्यूल को अगर हम सीधा करके देखें, इसमें बल पड़े हुए, अगर आप इसे सीधा करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये फर्ज करें जी, हम इसे बैकबोन को थोड़ा सा जो है वो बोल्ड कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है वो सही तरह से समझने के लिए। क्या होगा जी? फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, ये इस तरह से जो है बैकबोन होगी। जहाँ पे शुगर है इसके साथ क्या होगा? अंदर की तरफ नाइट्रोजिनस बेस लगी होगी। दूसरा जो स्ट्रैंड है ये भी इसी तरह से है, ठीक है जी। शुगर के साथ जो है इधर भी कोई बेस लगी होगी, नाइट्रोजन बेस, इधर भी नाइट्रोजन बेस। अंदर की तरफ जो है वो नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। कौन सी नाइट्रोजिनस बेसिस हैं? आपने 8th क्लास में पढ़ी है। 4 तरह की नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं डीएनए के अंदर। एक का नाम है एडेनिन, जिसे आप ए से शो करते हैं। एक थायमीन है जिसे आप टी से शो करते हैं। साइटोसिन है जिसे आप सी से शो करते हैं, और ग्वानिन जिसे आप जी से शो करते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पे जो है बेसिस लगी होंगी। अभी मैंने लगाई क्यों नहीं है? क्योंकि हम इससे भी अगली बात करने लगे हैं। अब ये जो बेसिस यहाँ पे बेसिस लगी है और इधर बेसिस लगी हुई हैं, वो क्या करती हैं? वो आपस में बॉन्डिंग बना के पेयर बना लेती हैं। इस तरफ वाली नाइट्रोजिनस बेसिस इस तरह वाली नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ पेयर बनाती हैं, बॉन्ड बना के वो पेयर बना लेती है, ताकि ये स्ट्रैंड जो है इकट्ठा, ये दोनों स्ट्रैंड इकट्ठे जुड़े हुए रहें, ठीक है जी। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस इस स्ट्रैंड में लगी हुई होंगी, वो सामने वाले स्ट्रैंड की नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगी, और ये जो बॉन्डिंग है ये बड़ी स्पेसिफिक होती है। एडेनिन जो है, फर्ज करें यहाँ पे आपके पास जो है एडेनिन लगी हुई है, तो एडेनिन की एबिलिटी ये है कि एडेनिन सिर्फ और सिर्फ थाइमीन के साथ बॉन्ड बना सकती है। अगर यहाँ पे थाइमीन मौजूद होगी तो एडेनिन और थाइमीन आपस में बॉन्डिंग बना सकती हैं। अदरवाइज यहाँ पे साइटोसिन हो तो बॉन्ड नहीं बनेगा एडेनिन का साइटोसिन के साथ, ठीक है। और दूसरी, अब हमारे पास क्या रह गया? साइटोसिन है, तो वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगी? वो सिर्फ और सिर्फ ग्वानिन के साथ बना सकती है। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। साइटोसिन और ग्वानिन का हार्ड हाँ जी। एडेनिन और थाइमीन जो है इनके दरमियान में जो है डबल बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डबल, और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है जी। बॉन्डिंग स्पेसिफिक है और इनके दरमियान में जो बॉन्ड्स बनने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो भी स्पेसिफिक है। एडेनिन जो है वो सिर्फ डबल बॉन्ड बना सकती है थाइमीन के साथ, साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकती है सिर्फ और सिर्फ ग्वानिन के साथ,
और जब ये बॉन्डिंग सारी हो जाती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस होंगी, सारी की सारी बॉन्डिंग हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इसमें जो है वो बल पड़ जाएंगे इस तरह से, यानी कि ये अपने ही गिर जो है वो कॉइलिंग इसकी हो जाएगी और उस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा डीएनए का। ठीक है जी। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, बेसिकली दिस इज द इंफॉर्मेशन जो क्या करती है, कंट्रोल इनहेरिटेंस। ठीक है जी। ये बेसिकली कोड्स हैं, ये जो सीक्वेंसेस हैं नाइट्रोजनस बेसिस के, बेसिकली दीज आर द कोड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इनहेरिटेंस। ठीक है जी।